नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद में 63वें मैच के धुल जाने के बाद 64वें मैच की, जो कि दिल्ली में खेला गया लखनऊ के खिलाफ। और इस मैच में पहली बार फ्रेजर मैकगर्ग 0 पे आउट हो गया और 0 पे आउट होने के बावजूद भी दिल्ली की टीम ने जो स्कोर खड़ा किया वो था 208 रनों का। 208 रनों के इस विशाल स्कोर के आगे जब लखनऊ के सुपर जायंट्स बैटिंग करने उतरे तो 9 विकेट खोकर के पूरे 20 ओवर खेले उन्होंने और टोटल रन बनाए 189, 189 और दिल्ली ने इस मैच को 19 रनों से जीत लिया है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि नहीं बदलती हैं, उन्हीं में आती है आईपीएल की घटिया अंपायरिंग, आईपीएल 2024 की घटिया अंपायरिंग और दिल्ली और लखनऊ की बेकार फील्डिंग। तो वो इस मैच में भी नहीं बदला, लेकिन कुछ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस भी आई। जैसे कि जब बैटिंग करने दिल्ली की टीम उतरी तो अभिषेक पोरेल ने जो 33 बॉल में 58 रन मारे हैं, इस इनिंग में उन्होंने बताया कि कितना एग्रेसिव वो खेल सकते हैं और क्या क्लास है उनके बैटिंग का। जो ऑफ साइड में उन्होंने एक 4 मारा था, वो 2 फील्डर्स को चीर करके ऐसे निकला जैसे तीर बाउंड्री की तरफ जा रहा हो। तो उन्होंने अपनी क्लास भी बताया, उन्होंने बताया कि कितना स्ट्रांग है बैटिंग में उनका हैंड और वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्या क्लास है उनके बैटिंग में। तो वो देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि इतने स्ट्रांग बैट्समैन हैं। और टाइम के साथ जैसे ही हो सकता है कि वो थोड़ा और इंप्रूव करे, तो इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि इंप्रूव करने के बाद वो एक मजबूत दावेदारी पेश करे इंडियन टीम के लिए भी। साथ ही दूसरी तरफ से जब साई होप खेल रहे थे तो उन्होंने भी 27 बॉल में 38 रन बनाए, लेकिन जैसे ही वो खतरनाक होने लगे थे वैसे ही उनका विकेट गिर गया। उसी तरीके से ऋषभ पंत भी आए और जैसे ही वो थोड़ा सा चार्ज होने की कोशिश कर रहे थे वो भी ड्रेन हो गए और वो भी चलते बने। लेकिन एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पारी खेली वो खेली ट्रिस्टन स्टब्स ने, जिन्होंने 25 बॉल में 57 रन बनाए। और ये उस तरीके की इनिंग थी जो आपको भरोसा दिलाती है कि आपकी टीम में पीछे कोई है जो इनिंग्स को संभाल लेगा। क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए तो स्टार्टिंग से उन्होंने हिटिंग करना स्टार्ट नहीं किया, पहले उन्होंने डिफेंस किया, कुछ बॉलें उन्होंने रोकी, गेम को देखा, समझा, परखा और उसके बाद अपने तरीके से अपने सारे शॉट्स खेले और दिल्ली को वो उस स्कोर तक पहुंचाया जहां वो सस्टेन कर सके, जहां वो मैच को बचा सके और 208 रनों तक पहुंचा पाए वो। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से भी कुछ बेहतरीन इनिंग आई। हालांकि ज्यादातर जो बैट्समैन थे वो फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बावजूद इस मैच में निकोलस पूरन ने बताया है कि टीम को जैसे ही जरूरत पड़ती है निकोलस पूरन क्या कर सकते हैं और कितनी एग्रेसिव बैटिंग कर सकते हैं वो। तो उसी तरीके से इस मैच में उन्होंने 27 बॉल में 61 रन बनाए, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट स्ट्राइक रेट था इस मैच में खेलने के लिए। और दूसरी तरफ से अरशद खान ने भी यह साबित किया कि क्या स्किल्स है, क्या रेजिलियंस है अरशद खान की, कि उन्होंने 33 बॉल में 58 रन उन्होंने भी बनाए। तो अगर आप इनकी इनिंग्स को देखो तो ये बताता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस चल रही थी। वहीं दिल्ली की तरफ से ईशांत शर्मा ने 3 विकेट भी लिए, जो कि देखने में बड़ा मजा आया, बहुत प्लीजिंग था और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए उन्होंने दिल्ली के लिए। और उन्होंने अपनी टीम को जीत तक पहुंचाने में बेजोड़ मेहनत और काफी ज्यादा ये साबित करने की कोशिश की कि अभी भी उनमें वो दम है। और जैसे कि ईशांत शर्मा इंडियन टीम में खेल चुके हैं तो हम सभी को पता है कि उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो एक अलग तरीके का है। और इस मैच में जिस तरीके की स्विंग्स देखने को मिल रही थी उससे उन्हें काफी मदद मिली और वो विकेट लेने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना पड़ेगा कि जो फील्डिंग हो रही थी वो काफी बेकार थी। काफी सारी कैचेस दिल्ली ने इस बार पकड़ लिए पिछली बार के मुकाबले, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ही खराब फील्डिंग है एक ऐसे टूर्नामेंट के लिए जो जिसे आप इंटरनेशनल लेवल का कहते हो, जहां नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्लेयर खेल रहे हो और जहां आप ये कह सकते हो कि इसका एक लेवल है, जिस तरीके की इसकी व्यूअरशिप जाती है या जिस तरीके का इसका स्टेटस है क्रिकेट की दुनिया में। तो वहीं मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही टीम एक के पीछे एक इतनी खराब फील्डिंग कर रही थी, लेकिन सिर्फ फील्डर्स को बोलने से कुछ नहीं होगा। इस परंपरा को कायम रखा अंपायर्स ने भी कि अपनी घटिया अंपायरिंग को उन्होंने बरकरार रखा है। जैसे अक्षय पटेल ने जब ये रिव्यू डाला था कि नहीं ये हाइट से ऊपर थी और इसमें हमें वाइड मिलना चाहिए, वो क्लियरली वाइड थी, लेकिन पता नहीं अंपायर को क्या प्रॉब्लम है फेयर डिसीजन देने से। वो ज्यादातर यही करते दिख रहे हैं कि वो डिफेंड कर रहे हैं अपने अंपायर्स को। और ये अगर क्रिकेट में एक दूसरे को डिफेंड ही करना है तो हम क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं? आप क्रिकेट जज क्यों कर रहे हो? आपको अंपायर क्यों बनाया जाए अगर आप फेयर डिसीजन नहीं दे सकते हो? वहीं दूसरी बार भी यह हुआ जब इनिंग चल रही थी लखनऊ की और लेग बिफोर विकेट की अपील की गई थी अरशद खान के खिलाफ, तो वहां भी अगर आप देखो तो पिचिंग आउटसाइड था वो
और उसके बाद उसमें भी जब अपील की गई और वो विकेट में लग रही थी वो बॉल, तो वहां भी उसको जब रिव्यू किया गया दिल्ली की तरफ से तो उसे नॉट आउट दे दिया गया। जबकि आप देखोगे कि अगर ओरिजिनल डिसीजन अंपायर का आउट होता तो फिर वो बॉल की ट्रेजेक्टरी भी चेक करते, फिर सिर्फ लाइन से उनका काम नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर के यहां जो टीवी अंपायर है वो अपने अंपायर्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा उनका कोई और मोटो नहीं होता है। तो अगर आप क्रिकेट में अंपायर हो और आप क्रिकेट में अंपायरिंग करने आ रहे हो तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग एक फेयर डिसीजन दोगे और आप उस तरीके से डिसीजन दोगे जो ऐसा लगे कि हां आप किसी की तरफ से नहीं हो। यहां तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पैसे दिए हो कि नहीं तुम्हें डिसीजन इस तरीके का देना है। तो ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरीके की अंपायरिंग हुई है दोनों में से कोई भी टीम कह सकती है कि आप सामने वाले को फेवर कर रहे हो। मेरा तो यही मानना है। अगर आप लोगों को लगता है, अगर आपके विचार इससे भिन्न हैं, अगर आपके विचार इससे अलग है तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। और आप क्या बेहतरी चाहते हो, आप क्या चाहते हो आईपीएल में चेंज, आप क्या चाहते हो इस वीडियो में चेंज, वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपको इस तरीके का रिव्यू पसंद आता है तो आप लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मिलते रहेंगे आगे भी। बाय।